अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स ये हम स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ईयर का जो पहला चैप्टर है वो हमारे पास किस चीज़ के बारे में है, उसका जो मेन थीम है वो मेजरमेंट के बारे में है कि भाई मेजरमेंट किसे कहते हैं और हमने मेजरमेंट को समझना है। लेकिन उससे पहले कुछ फ़िज़िक्स का कुछ इंट्रोडक्शन होना चाहिए। मैं आपको बिल्कुल एक लेमैन के लैंग्वेज में समझा दूँ कि फ़िज़िक्स क्या है। फ़िज़िक्स असल में एक ग्रीक वर्ड है और जिसकी मीनिंग है नेचर। लेकिन वो जो ट्रेडिशनल डिफिनीशन है वो मैं आपको कराऊंगा, लेकिन मेरे जहन में या मेरे नॉलेज के मुताबिक फ़िज़िक्स का जो सबसे आसान डिफिनीशन है वो क्या है। तो भाई ये बात सुन लें, आपके सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें होती हैं, आप करते हैं या दूसरे करते हैं या नेचुरली होते हैं या अननेचुरल होता है, उनके पीछे कुछ प्रिंसिपल हैं, उनके पीछे कुछ लॉज हैं। तो उन प्रिंसिपल और लॉज को पढ़ना है कि हमारा सराउंडिंग किन प्रिंसिपल और किन लॉज पे के बेस पे काम करता है। तो उन प्रिंसिपल और लॉज की स्टडी को हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। आपके डेली लाइफ में आपके सराउंडिंग में जितनी भी चीजें होती हैं उसके पीछे फिजिक्स के कौन से कवानीन हैं, कौन से उसूल हैं, उन कवानीन और उन उसूल की स्टडी को हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। तो क्या हम लिख सकते हैं कि फिजिक्स इज जस्ट द स्टडी ऑफ योर डेली रूटीन और जस्ट द स्टडी ऑफ योर सराउंडिंग, हाउ योर सराउंडिंग इज वर्किंग? यस। लेकिन आपका सराउंडिंग किन प्रिंसिपल और किन लॉज के बेस पे काम करते हैं, उनके स्टडी को हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। जिस तरह हम डेली लाइफ में वॉकिंग करते हैं, बैठते हैं, तो जब हम अर्थ पे वॉकिंग करते हैं उसके पीछे कौन से लॉज हैं? सो यू आर पुशिंग द अर्थ बैकवर्ड एंड द अर्थ इज पुशिंग यू फॉरवर्ड। न्यूटन थर्ड लॉ। या आपने देखा होगा आज विंटर का सीजन है, आजकल विंटर का सीजन है ना, सॉरी आजकल विंटर का सीजन है। तो विंटर के सीजन में सुबह वो आपके पास वो फोग, धुंध होती है जिसमें आपको चीजें नजर नहीं आती। तो वो धुंध, वो फोग किस तरह पैदा हो जाते हैं, फिर उसमें आपको चीजें क्यों नजर नहीं आती, इसके बारे में फिजिक्स क्या कहते हैं। या आपको जो स्काई जो है वो ब्लू है, वो आपको ब्लू क्यों नजर आती है। या मेरे जो कपड़े हैं ये आपको ब्लैक क्यों नजर आते हैं। या जो मिल्क है वो वाइट आपको क्यों नजर आता है। या रेन किस तरह होती है, एयरप्लेन किस तरह उड़ते हैं, बर्ड्स किस तरह उड़ते हैं, रॉकेट किस तरह काम करते हैं, सैटेलाइट किस तरह काम करते हैं। जब आप किसी चीज को कुक करते हैं वो कुकिंग किस बेस पे होती है, किस प्रिंसिपल की बेस पे होती है। तो आप जब एक गाड़ी में चलते हैं और गाड़ी अचानक रुक जाती है, आप एक तरफ आपको एक पुश मिल जाते हैं, या फॉरवर्ड या बैकवर्ड की तरफ आपको एक पुश मिल जाते हैं, और जब आप टर्न लेते हैं तो आप एक तरफ मुड़ जाते हैं बाहर की तरफ। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या है। ये जो जितने एथलीट्स हैं, क्रिकेट हैं, जो बॉल स्विंग करते हैं हवा में, इसके पीछे कौन से लॉज हैं। या जो अरशद नदीम है, जो उसने जो नेजा जो फेंका था ना, उसके पीछे कौन से प्रिंसिपल हैं। या जो वो गोला फेंकते हैं, या जो डाइविंग बोर्ड से जो ऊपर वाला जो तख्ता होते हैं और नीचे स्विमिंग पूल होते हैं ना, उसके ऊपर उससे एक जंप लगाते हैं और इसी तरह स्पिनिंग करते हैं, तो उनके पीछे कौन से लॉज हैं। हमारे मोबाइल किस तरह काम करते हैं, हमारे जो नेट है वो किस तरह काम करते हैं, जो पंखा आप यूज करते हैं घरों में, जो बिजली है। तो आपके डेली रूटीन में जितनी भी चीजें आप यूज करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, सन आपको रोशनी किस तरह देते हैं। आपके लाइफ में दिन रात, सही है, मेरे लाइफ में दिन रात और इसी तरह ये मुख्तलिफ सीजन किस तरह आते हैं। तो यूनिवर्स में जितनी भी चीजें होती हैं, चाहे वो आपके लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वो एज ए होल यूनिवर्स से रिलेटेड हो, उसके पीछे कुछ लॉज है, कुछ प्रिंसिपल हैं। उन लॉज और उन प्रिंसिपल के स्टडी को हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। तो शायद मेरा पॉइंट आपको समझ आ गया। फिजिक्स का जो इंपॉर्टेंस है, फिजिक्स का जो ब्रॉड डिफिनीशन है वो आपको समझ। दिस इज द ब्रॉड मीनिंग ऑफ वर्ड, दिस इज द ब्रॉड मीनिंग ऑफ वर्ड फिजिक्स, दिस इज द एक्चुअल डिफिनीशन ऑफ वर्ड फिजिक्स। तो इसमें आप
जो कहते हैं कि फिजिक्स मुश्किल है, तो मतलब मैंने तो वो चीज़ें डिस्कस की जो आपके डेली लाइफ में हो रही है, बिल्कुल आपके डेली लाइफ से। तो अगर एक बंदा अपने डेली लाइफ को नहीं समझ सकता, इसका मतलब ये इसमें कोई कॉमन सेंस नहीं है। और दूसरा ये है कि आप लोग लगी है, आप फर्स्ट ईयर में जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं वो चीज़ें हैं जो आपको नज़र आती हैं, ज़्यादातर आप देख सकते हैं, आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको मुय्यर कर सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर का कुछ आधे से ज़्यादा पोर्शन ये तकरीबन फिजिक्स का वो पोर्शन है जिसको हम कहते हैं न्यूटोनियन फिजिक्स कहते हैं, या क्लासिकल या ओल्ड फिजिक्स कहते हैं। और फिर सेकेंडरी में जाके कुछ 2-3 चैप्टर हैं जिसको आप मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। बाकी तकरीबन ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में तकरीबन मैं कह सकता हूँ कि 70-75% कोर्स जो है वो क्लासिकल फिजिक्स है, न्यूटोनियन फिजिक्स उसको कहते हैं, क्लासिकल फिजिक्स या ओल्ड फिजिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज फिजिक्स, कि फिजिक्स क्या चीज है, कि फिजिक्स क्या चीज है। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं कि फिजिक्स क्या है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो हम कहते हैं कि फिजिक्स जो है ना, फिजिक्स साइंस में जितनी भी टर्मिनोलॉजी हैं वो ज़्यादातर या ग्रीक हैं या लैटिन वर्ड हैं। तो फिजिक्स एक ग्रीक वर्ड है। फिजिक्स क्या है? एक आपके पास एक ग्रीक वर्ड है। क्या है? एक ग्रीक वर्ड है। फिजिक्स इज ए ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक वर्ड है विच मीन्स व्हाट? which means what? which means nature, जिसके मीनिंग है what? नेचर। जिसके मीनिंग जो है वो क्या है? वो नेचर है। सो फिजिक्स इज ए ग्रीक वर्ड विच मीन्स what? नेचर। तो नेचर में जितनी भी चीजें होती हैं, नेचर में जितनी भी चीजें होती हैं, इस नेचर को समझना है, इस यूनिवर्स को समझना है। और इस यूनिवर्स को, इस नेचर को समझने के लिए कुछ लॉज है, कुछ प्रिंसिपल है। उन प्रिंसिपल और उन लॉज के स्टडी को हम क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। लेकिन जब हम आ जाते हैं और इसको कुछ आसान कर देते हैं, इसको कुछ आसान कर देते कि फिजिक्स असल में हमारे पास क्या है, तो हम कहते हैं कि फिजिक्स इज व्हाट? शाबाश। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ व्हाट? इज द स्टडी ऑफ व्हाट? Study of what? Study of what? पहला पॉइंट, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ what? Of what? पॉइंट नंबर वन, फिजिक्स हमारे पास स्टडी है। पॉइंट नंबर 1 किस चीज में? भाई इसमें हम मैटर स्टडी करते हैं कि मैटर क्या चीज है। तो हम मैटर को कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं कि मैटर हर वो चीज होती है जिसके पास मास होता है और जिसके पास क्या होते हैं? वॉल्यूम होते हैं, स्पेस, 3D। हर वो चीज जिसके पास क्या होते हैं? जिसके पास क्या होते हैं? जिसके पास मास होते हैं और जिसके पास क्या होते हैं? वॉल्यूम होते हैं। तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। और मैटर एक ऐसी चीज है जिसको बिल्कुल आप खा सकते हैं, जिसको आप बिल्कुल स्मेल कर सकते हैं, और जिसको बिल्कुल आप क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं। बिल्कुल आप इसको टच कर सकते हैं। फिर दूसरा, हम इस फिजिक्स में जो चीज पढ़ते हैं, सही है, फिजिक्स में हम जो दूसरा चीज पढ़ते हैं वो क्या है? तो वो इसमें हम जो पढ़ते हैं दूसरा जो है पॉइंट नंबर 2, इसमें हम एनर्जी पढ़ते हैं कि एनर्जी क्या चीज है। क्या पढ़ते हैं? एनर्जी। और हम क्लास 7 से क्लास 5 से आ रहे कि एनर्जी क्या है? एबिलिटी टू डू वर्क। क्या है? एबिलिटी, काम करने की सलाहियत को क्या कहते हैं? एनर्जी। एबिलिटी टू डू वर्क, टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत। अगर मुझ में ये एनर्जी नहीं थी तो मैं इस मार्कर पे, ये स्क्रीन पे ये चीजें नहीं लिख सकता था। एबिलिटी टू डू वर्क। लेकिन एनर्जी जो है ये एक थिंग भी है, एक चीज भी है। और एनर्जी जो है, रिमेंबर, एनर्जी एक प्रोसेस भी है, ये ज़हन में रखिए। एनर्जी इज ए थिंग एंड व्हाट? प्रोसेस। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन जिस तरह मैटर एक थिंग है जिसको आप
टच कर सकते, जिसको आप खा सकते, स्मेल कर सकते, उसी तरह एनर्जी को आप टच या स्मेल नहीं कर सकते। ये ज़हन में रखे। प्रोसेस किस तरह है? प्रोसेस इस तरह है कि आप एक चीज को पुश करते हैं, आप उस पर फोर्स लगाते हैं और वो ऑब्जेक्ट फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं वर्क। और वर्क क्या है? वो एनर्जी का एक फॉर्म है आपके पास। तो हम इसलिए कहते हैं कि हमारे पास जो एनर्जी है वो एक प्रोसेस भी है और वो एक थिंग भी है हमारे पास। तो ये तो हमें कुछ पॉइंट समझ आ गए। दूसरा, फिर हम कहते हैं कि क्या मैटर और एनर्जी में कुछ रिलेशन हो सकते हैं? थर्ड नंबर पॉइंट, हां, जिसके लिए हम थर्ड नंबर पॉइंट वर्ड यूज करते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप। म्यूचुअल रिलेशनशिप। इस म्यूचुअल रिलेशनशिप का मतलब यह है स्टूडेंट कि हम एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? हम एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं और मास को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन एनर्जी को मास में किस तरह कन्वर्ट करेंगे और मास को एनर्जी में किस तरह कन्वर्ट करेंगे? तो इस कन्वर्जन के लिए आइंस्टाइन ने हमें एक फार्मूला दिया है, दैट इज व्हाट E इज व्हाट डायरेक्ट रिलेशन टू व्हाट मास। और जब ये प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो यहां पर क्या लगाते हैं? यहां पर इक्वलिटी साइन लगाते हैं। E इज इक्वल टू व्हाट MC स्क्वायर। यहां पर E एनर्जी है, M क्या है? मास है। वो मास है जिसको आपने एनर्जी में कन्वर्ट किया। और C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। लेकिन ये मार्कर है, इसका मास है M। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर ये मार्कर स्पीड ऑफ लाइट से मोशन स्टार्ट करे तो ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात बिल्कुल गलत है। इस इक्वेशन का मतलब ये है कि हमारे पास जो स्मॉल मास है ना, स्मॉल मास can give huge amount of energy, amount of energy कि एक छोटा सा मास हमें बहुत ज्यादा एनर्जी दे सकता है, इसलिए इसको हमने स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई किया है। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मोशन स्टार्ट करे तो वो एनर्जी में कम। बिल्कुल ये बात गलत है। ये बात अगर आप खुद से बना रहे हैं या किसी से सुना है तो ये बात बिल्कुल मिस इंटरप्रिटेशन है इस इक्वेशन के। इस इक्वेशन का यही मतलब है कि हम छोटे से मास से बहुत ज्यादा एनर्जी हासिल कर सकते हैं। जिस तरह हम एग्जाम्पल देते हैं न्यूक्लियर फिशन में और न्यूक्लियर फ्यूजन में देते हैं, वहां पर छोटा सा मिलीग्राम में मास होता है और हमें इतनी एनर्जी देते हैं कि वहां पर टेम्परेचर पहुंच जाते 3000 अबाव यहां तक पहुंच जाते हैं। तो इस इक्वेशन के जरिए से हम एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं और मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मास को एनर्जी में किस तरह कन्वर्ट करेंगे? जब आप मास को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जब आप मास को एनर्जी में, तो उसके लिए जो बेहतरीन एग्जाम्पल है वो आपके पास है न्यूक्लियर फिशन है और न्यूक्लियर क्या है? फ्यूजन है। और भी एग्जाम्पल है, लेकिन जो लोग आपको ये एग्जाम्पल देते हैं ना कि जब आप कुछ कहते हैं वो मैटर होते हैं, वो बिल्कुल गलत एग्जाम्पल है, बिल्कुल गलत एग्जाम्पल है। सही है, वो एग्जाम्पल बिल्कुल ठीक नहीं है। इस इक्वेशन या कोई आपको फोटोसिंथेसिस का एग्जाम्पल, वो गलत है, वो एग्जाम्पल गलत है। जो एनर्जी को मास में कन्वर्ट वो गलत है, वो एग्जाम्पल गलत है। या तो हमारे पास क्या होते हैं न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन में और भी एग्जाम्पल हैं, ये नहीं है, इसके अलावा भी है। लेकिन फिशन और फ्यूजन में बिल्कुल प्रैक्टिकली हम किसको? मास को। इन दोनों इक्वेशन में हम क्या करते हैं? हम मास को बिल्कुल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। या एक और भी एग्जाम्पल है जिसको आप इनहेलेशन ऑफ मैटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल है वो है पॉजिट्रॉन। तो जब ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक दूसरे के साथ कोलिजन करते हैं, सही है, बिल्कुल कोलिजन करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन का मास है, ये मटेरियल ऑब्जेक्ट है,
पॉजिट्रॉन जो है उसका एंटी पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में सिर्फ एक फर्क है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। ये दोनों पार्टिकल है, इनके मासेस हैं, इनके मासेस बराबर हैं, और जब ये दोनों मिल जाते हैं बिल्कुल, लेकिन इसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए और हाई प्रेशर चाहिए। आम टेम्परेचर और आम प्रेशर पे ये नहीं मिलते। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो ये आपको क्या देते हैं, गामा रेज देते हैं। तो ये गामा रेज कहां से आ गई? प्रैक्टिकली यहां पर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का मास कन्वर्ट हो गया। इलेक्ट्रॉन यहां पर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का जो मास है ये किस में कन्वर्ट हो गया? ये एनर्जी में। गामा रेज क्या है? एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो ये एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। दिस इज द एक्चुअल एग्जांपल ऑफ व्हाट? कन्वर्जन ऑफ मास इनटू एनर्जी। तो इस इक्वेशन में हमने इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के मास को कन्वर्ट किया किस में? एनर्जी में। और वो एनर्जी किस शेप में आ गई? गामा रेज में। क्या हम आम लाइट को कन्वर्ट कर सकते हैं? मैंने कहा ये प्रोसेस के लिए, इस प्रोसेस के लिए जब आप मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ E = mc², इट नीड ए ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेशर एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ टेम्परेचर। इट ओनली पॉसिबल ऑन हाई एनर्जी लेवल। ये ज़हन में रखें। तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ व्हाट? E = mc²। वी कैन कन्वर्ट मास इनटू एनर्जी। फॉर एग्जांपल, आप ये मालूम करना चाहते हैं कि 1 किलोग्राम मास में कितनी एनर्जी होगी, तो अगर आप यहां पर मास कितना पुट करते? 1 किलोग्राम, और फिर आप यहां पर पुट करते, इधर देखो, E = mc²। m की जगह 1 पुट करें और स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁻8 और इसके ऊपर स्क्वायर ले ली। जब आप इसके ऊपर स्क्वायर लेते हैं तो आपके पास आ जाते हैं 9 × 10⁻16 जूल। तो इसका मतलब ये है कि 1 किलोग्राम मास आपको कितनी एनर्जी देते हैं? 1 किलोग्राम मास आपको एनर्जी देते हैं, दैट व्हाट? 9 × 10⁻16 जूल एनर्जी आपको देता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ व्हाट? E = mc², कि 1 किलोग्राम में इतनी एनर्जी है। दिस इज द मीनिंग ऑफ व्हाट? E = mc²। बायो का टीचर आ गया, बड़ा खतरनाक टीचर है ये। तो रिकॉर्डिंग हो सका को तो ये बड़ा बम्बारा टीचर है। तो समझ आ गया कि भाई मास को एनर्जी में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, मास को एनर्जी में किस तरह। तो मैंने आपको बता दिया न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन, और जब मैंने इलेक्ट्रॉन को पॉजिट्रॉन के साथ मिला लिया विद द हेल्प ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ व्हाट? टेम्परेचर एंड व्हाट? प्रेशर, तब ये दोनों मिलते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पे तो एक पे पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन होती है, लेकिन ऐसे नहीं मिलते ये, इनके लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। लेकिन एनर्जी को मास में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, ये तो समझ आ गया कि मास को एनर्जी में किस तरह, लेकिन एनर्जी को मास में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। तो जब आप एनर्जी को मास में कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए हमारे सेकेंडरी में एक बेहतरीन एग्जांपल है पेयर प्रोडक्शन। क्या है? पेयर प्रोडक्शन। नाम ही काफी है। ठीक है ना? तो फिर आपके पास क्या है? पेयर प्रोडक्शन में क्या होते हैं? नाम ही काफी है, इसमें पेयर बनेंगे। प्रोडक्शन में, प्रोडक्ट में क्या आएगा? पेयर आपके पास आएगा। लेकिन किस तरह? फॉर एग्जांपल, आपके पास ये बिल्कुल एक हेवी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और ये आपके पास क्या है? इधर देखो, ये मैं आपको एक दूसरे कलर से शो करता हूं। ये आपके पास क्या है? ये आपके पास जो है ये गामा रेज है, रेड कलर से मैं शो, ये गामा रेज है। अब ये गामा रेज जो है ये एनर्जी है, ये रेडिएशन से। लेकिन जब ये गामा रेज न्यूक्लियस के विसिनिटी में पास हो जाते हैं तो ये एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है दो पार्टिकल में। एक को हम कहते हैं पॉजिट्रॉन और दूसरे को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। तो आप कहेंगे सर ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन तो न्यूक्लियस से निकले, ये न्यूक्लियस से नहीं निकले। ये गामा रेज की एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? गामा रेज ने अपने आप को कुर्बान कर दिया
और उस कुर्बानी के नतीजे में क्या आ गए, दो पार्टिकल वजूद में आ गए, और एक का नाम क्या है, पॉजिट्रॉन है, और दूसरे का नाम क्या है, एक का नाम क्या है, पॉजिट्रॉन है, और दूसरे का नाम क्या है, एक का नाम पॉजिट्रॉन है और दूसरे का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो ये अब पॉजिट्रॉन का भी मास है और इलेक्ट्रॉन का भी मास है। तो ये मास कहां से बन गया, ये गेमा रेस से बन गया। लेकिन रिमेंबर, ये तब पॉसिबल है जब इस गेमा रेस के पास एनर्जी कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर और इक्वल टू व्हाट, दिस इज 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इतनी एनर्जी हो या इससे ज्यादा हो तब यह प्रोसेस पॉसिबल है। और इस न्यूक्लियस का होना भी जरूरी है। इस तरह नहीं है कि एक लाइट आ गई मेरे करीब से गुजर गई और वो लाइट आपके पास कहीं मास में नहीं, इस तरह नहीं होता। ये प्रोसेस होते हैं किधर, सन में, स्टार्स में होते हैं। उधर ऑटोमेटिकली आपके पास रेडिएशन मैटर में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर मैटर आपके पास क्या है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। और सालों साल, हर सेकंड, नैनो सेकंड में यही प्रोसेस चलते रहते हैं, क्योंकि वहां पर टेंपरेचर बहुत ज्यादा है, प्रेशर बहुत ज्यादा है, और इन प्रोसेस के लिए हाई टेंपरेचर चाहिए और हाई प्रेशर चाहिए। दिस इज द मीनिंग ऑफ व्हाट, दिस इज द मीनिंग ऑफ पेयर प्रोडक्शन। तो देखो पेयर बन गया ना, एक पॉजिट्रॉन बन गया और दूसरा बन गया इलेक्ट्रॉन, ये पेयर है। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में क्या फर्क है, एक पे नेगेटिव चार्ज है दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के मासेस बराबर हैं, तो पेयर बन गया। ये पेयर किसकी वजह से बन गया, गेमा रेस से। तो इस प्रोसेस में हमने क्या किया, इस प्रोसेस में हमने एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया, मास में कन्वर्ट किया। दिस इज द मीनिंग ऑफ व्हाट, दिस इज द मीनिंग ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप। शायद आपको ये पॉइंट सही समझ आ गया। अब क्या यहां तक फिजिक्स की स्टडी है ना, फिजिक्स में एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं, स्पेस एंड टाइम। ये फिजिक्स का 4th नंबर पॉइंट है, स्पेस एंड व्हाट, टाइम। स्पेस एंड टाइम, जहां पर भी फॉर एग्जांपल मैं यहां से दरवाजे तक जाता हूं तो मैंने कुछ डिस्टेंस कवर किया, ये स्पेस है, मैंने कुछ स्पेस कवर किया, लेकिन टाइम भी लग गया। तो जिधर आप स्पेस की बात करते हैं ऑटोमेटिकली टाइम भी आएगा। इसको मैं एक आसान आइंस्टाइन के वर्ड्स में एक्सप्लेन करना चाहता हूं। आइंस्टाइन क्या कहते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम दिस यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। जितना टाइम आगे बढ़ रहे हैं तो वॉल्यूम का साइज जो है वो भी बढ़ रहा है, यानी सॉरी, ये यूनिवर्स का जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ रहा है, उसका साइज बढ़ रहा है। उस वॉल्यूम से हमारा मतलब क्या है, स्पेस से। और मैंने एक दूसरा एग्जांपल भी दे दिया कि मैं जब यहां से दरवाजे तक जाता हूं तो मैंने कुछ स्पेस ट्रेवल किया, मैंने कुछ डिस्टेंस कवर किया, तो क्या टाइम नहीं लगा, यस टाइम भी लग गया। तो जिधर हम स्पेस की बात करते रहे, जिधर हम स्पेस की बात करते हैं ऑटोमेटिकली टाइम की बात भी आ गई। ये दोनों बिल्कुल लैला मजनून है, इनको आप जुदा नहीं कर सकते। जिधर हम टाइम की बात करेंगे उधर स्पेस भी आएगा, और जिधर हम स्पेस की बात करेंगे उधर टाइम भी आपके पास आएगा ऑटोमेटिकली। दिस इज द मीनिंग ऑफ वर्ड स्पेस एंड टाइम। 4th नंबर, इस यूनिवर्स को चलाने के लिए इसके पीछे कुछ फोर्सेस है, कुछ कुव्वतें हैं जो इस पूरे यूनिवर्स को, आपके पूरे बायोलॉजी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपके पूरे केमिस्ट्री को एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपके पूरे फिजिक्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपके पूरे यूनिवर्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसके पीछे कुछ कुव्वतें हैं, कुछ फोर्सेस है। वी बिलीव एज ए फिजिक्स कि ये पूरा यूनिवर्स उन 4 फोर्सेस की वजह से चलता है। तो फिजिक्स में आप जो 5 नंबर पे जो पॉइंट डिस्कस करते हैं ना, जो 5 नंबर पे डिस्कस करते हैं, उस 5 नंबर पॉइंट का नाम है व्हाट, 4 बेसिक, दैट इज व्हाट, 4 बेसिक फोर्सेस। 4 तो उसमें जो हम जो दूसरा चीज डिस्कस करते हैं कि हमारे पास क्या है, जो 4 बेसिक फोर्सेस हैं, यानी पूरा यूनिवर्स की बात कर रहा हूं, एक एटम, एक मॉलिक्यूल से लेकर पूरे यूनिवर्स गैलेक्सी की तक बात कर रहा हूं कि इन पूरे यूनिवर्स को कुछ 4 फोर्सेस चलाते हैं, जिसमें ये 4 बेसिक फोर्सेस हैं। जिसमें पहला नंबर पे आपके पास क्या है, फॉर एग्जांपल ऑप्शन ए, उसमें एक है ग्रेविटेशनल फोर्स, और बी नंबर में उसमें जो दूसरा फोर्स है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और जो तीसरा है उसमें आपके पास क्या है, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स है,
और जो चौथा है वो आपके पास क्या है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है। पूरे यूनिवर्स, यानी पूरा यूनिवर्स, द ब्यूटी ऑफ द यूनिवर्स इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जो एटम बनते हैं, जो मालिक्यूल बनते हैं, जो एटम बनते हैं, जो मालिक्यूल बनते हैं, जो कंपाउंड बनते हैं, ये सलमान जो है, ये सलमान किस चीज से बना है, ये एटम से बना है, मालिक्यूल से। वो एटम और मालिक्यूल किसकी वजह से बने हुए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से बने हुए हैं। ये अमरुद भी इससे बना हुआ है, एटम मालिक्यूल से बना हुआ है, वो बंदा अमरुद खा रहा है, तो ये भी इससे बने हुए हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हैं। हम जमीन पे जो चलते हैं, ये जो आप कमरे को पेंट लगाते हैं, आप गाड़ियों को जो पेंट स्प्रे करते हैं, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हैं। अब जो पूरे बायोलॉजी को एक्सप्लेन करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं। जो सेल्स हैं, जो आपके पास जो मसल्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, जो प्रोटीन है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, उन सब के पीछे क्या है, ये एक ही फोर्स छुपा हुआ है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो मॉलिक्यूल आयंस के दरमियान, जो एटम्स के दरमियान होती है। सो द ब्यूटी ऑफ यूनिवर्स इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये हर प्लैनेट अपने मदार में घूमता है, अर्थ सन के इर्द गिर्द घूमते हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। हम इस अर्थ के साथ अटैच है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। और दूसरा, ये जो दो फोर्सेस है ना, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स, तो ये न्यूक्लियस के अंदर ही है। यानी न्यूक्लियस के अंदर ये प्रोटॉन प्रोटॉन पे तो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो ये प्रोटॉन प्रोटॉन के साथ किस तरह अटैच है, बिकॉज ऑफ स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। और फिर आप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह सेकंड ईयर में कि कुछ न्यूक्लियाई से अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं, जिससे अजीब किस्म के रेडिएशन निकलते हैं, जिनको आपने नाम दिए हैं अल्फा, बीटा, गेमा। तो वो रेडिएशन क्यों निकलते हैं, स्पेशली जो बीटा रेडिएशन होते हैं, वो रेडिएशन जो निकलते हैं उसके पीछे क्या है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है। और फिर आपका एक, आपके पाकिस्तान का एक साइंटिस्ट था डॉक्टर अब्दुल सलाम, उसने क्या किया, उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स को कंबाइन किया कि हाई एनर्जी दीज फोर्सेस आर द सिंगल फोर्सेस। ये एक ही फोर्स है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रो वीक फोर्स कहते हैं। फिर इसको इसी बेस पे किसको कंबाइन किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स को डॉक्टर अब्दुल सलाम ने कंबाइन किया कि ये एक ही फोर्स है, लेकिन ऑन ए स्पेसिफिक कंडीशन, कुछ कंडीशन पे ये एक ही फोर्स है। खैर, साइंटिस्ट इसी सर्च में है कि इस पूरे यूनिवर्स को एक ही जात चला रही है, वो अल्लाह की जात है। यानी इस पूरे यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम इसके तलाश में हैं कि एक सिंगल फोर्स के तलाश में हैं कि इस पूरे यूनिवर्स को एक ही फोर्स चला रही है उसके। तो मे बी विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सारे फोर्सेस जो हैं ये हम साबित करने में कामयाब हो जाएं कि ये एक ही फोर्स है, इस पूरे यूनिवर्स को एक ही फोर्स चलाते हैं। और इंशाअल्लाह इसी के ज़रिए से साइंस आपको कायनात के बारे में दावत देते हैं कि इसके बारे में रिसर्च करो, तहकीक करो। साइंस आपको और भी अल्लाह के करीब ले जाएगा, ये आपको अल्लाह से दूर नहीं करेगा, ये ज़हन में रखें। तो हम यही बात करते हैं, एक दूसरा ये पॉइंट। फिर ये तो फिजिक्स के डिफिनीशन में ये 5 चीजें आ गई कि फिजिक्स के डिफिनीशन में आपने क्या डिस्कस करना है। इसमें आपने डिस्कस करना है थोड़ा इसको समझे, मैटर, आपने डिस्कस करना है एनर्जी, आपने दूसरा पॉइंट सीखा म्यूचुअल रिलेशनशिप, म्यूचुअल रिलेशनशिप। तीसरा, चौथा आपने फिजिक्स के डिफिनीशन में ये पॉइंट सीखा, दैट इज व्हाट, शाबाश, स्पेस एंड टाइम, स्पेस एंड टाइम। और आखिरी पॉइंट आपने सीखा, दैट इज व्हाट, 4 बेसिक व्हाट, बेसिक फोर्सेस, कि पूरे यूनिवर्स को यही 4 फोर्सेस चलाते हैं। तो अगर आप इन 5 चीजों को समझ जाएं, यू विल एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट फिजिक्स, कि व्हाट इज फिजिक्स, कि फिजिक्स क्या है, व्हाट इज फिजिक्स, कि फिजिक्स क्या है, कि फिजिक्स की एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो अगर आप इन 4 इंग्रेडिएंट, 4-5 इंग्रेडिएंट को समझ जाए तो फिर आपको फिजिक्स में समझने में कोई मसला नहीं होगा इंशाअल्लाह। जब हम बात करते हैं
ये ज़हन में रखें। जब हम बात करते हैं किस चीज़ की, जब हम बात करते हैं किस चीज़ की, कि फिजिक्स का नेचर क्या है, नेचर ऑफ फिजिक्स, हर चीज़ का एक नेचर होता है। तो फिजिक्स का नेचर क्या है, नेचर ऑफ फिजिक्स, नेचर ऑफ व्हाट, ऑफ फिजिक्स। तो नेचर ऑफ फिजिक्स जो है ना, इस पॉइंट को समझने की कोशिश करें। इससे क्या मतलब है कि नेचर ऑफ फिजिक्स क्या है, ये क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है, नेचर ऑफ फिजिक्स क्या है, क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव का मतलब ये है कि फिजिक्स का जो पूरा सब्जेक्ट है ये डिपेंड करते बेस ऑन व्हाट, बेस ऑन मेजरमेंट। इसका पूरा दारुमदार जो है वो क्या है, वो मेजरमेंट पे है। अगर आप फिजिक्स में किसी चीज को डिस्कस नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते, उसकी पैमाइश नहीं कर सकते, तो फिजिक्स में हम ऐसी चीजें डिस्कस नहीं करते। फिर वो चीजें हम बायोलॉजी वालों को देते, लव, अफेक्शन, फीलिंग्स, ये चीजें वो डिस्कस करते हैं। आप अपने पेरेंट्स से कितना मोहब्बत करते हैं, वी कांट मेजर इट, इट्स नॉट द पार्ट ऑफ फिजिक्स। सही है, तो वो हम डिस्कस नहीं करते। इसमें हम वो चीजें डिस्कस करेंगे जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिनकी हम पैमाइश कर सकते हैं। तो उसूलन इसलिए हमने इस चैप्टर का नाम रखा है मेजरमेंट, क्योंकि फिजिक्स का पूरा जो बेस करते हैं वो किस चीज पे, पैमाइश पे, मेजरमेंट पे। तो इस चैप्टर का नाम इसलिए हमने रखा, इस चैप्टर का नाम, इस चैप्टर नंबर 1 का नाम जो हमने रखा, इस चैप्टर नंबर 1 का जो हमने नाम रखा है वो नाम क्या है, नाम ही काफी है। इसमें पूरा आपके पास क्या है, दैट इज व्हाट, मेजरमेंट। मेजरमेंट को समझना है कि व्हाट इज मेजरमेंट, पैमाइश क्या है, पैमाइश किस तरह करते हैं, इसके लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है। और खैर ये तो मैं स्टार्ट लूंगा अभी, ये तो मैं स्टार्ट लूंगा अब, अगर टाइम मिल गया तो मैं अभी स्टार्ट लूंगा, खैर है। लेकिन जो दूसरा है वो मैं आप पे छोड़ता हूं कि अगर आपसे कोई पूछते हैं स्कोप ऑफ फिजिक्स क्या है, स्कोप ऑफ फिजिक्स, बंदे का पेट भर गया, अब वो चिल्लाने लगा, अब उसको टाइम देंगे। स्कोप ऑफ व्हाट, स्कोप ऑफ, हाँ, स्कोप ऑफ फिजिक्स। तो जाहिर बात है, मैंने तो आपको बताया कि आपके डेली लाइफ में जितनी भी चीज़ें आप यूज़ करते हैं, नेचुरली या अननेचुरल हो, उन सब के पीछे कुछ प्रिंसिपल है, कुछ लॉज हैं। आप अपना मोबाइल यूज़ करते हैं, पंखा आप लगाते हैं, लाइट लगाते हैं, सन से रोशनी हासिल करते हैं, रेन किस तरह होती, आपके यानी इंजीनियरिंग का पूरा बेस जो है वो फिजिक्स पे है। इसलिए हम कहते हैं फिजिक्स को मदर ऑफ टेक्नोलॉजी। एलन मस्क से किसी ने पूछा कि मतलब टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने के लिए कौन सा सब्जेक्ट आप प्रेफर करेंगे, तो उसने कहा ओनली फिजिक्स। दैट्स व्हाई फिजिक्स इज द मदर ऑफ व्हाट, टेक्नोलॉजी। रोबोट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईटी, सो ये जितनी भी है आपके पास मदर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये तो मतलब अगर मैं फिजिक्स के स्कोप में जाऊं तो इस पे तो महीने लग सकते हैं, लेकिन अपने लेवल के मुताबिक हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो हमारे कोर्स में है, इंशाल्लाह उनको डिस्कस करेंगे। तो जाहिर बातें, एक स्केच आपको देता हूं, फिर इस लेक्चर को वाइंड अप कर देते हैं। और वो ये है कि जब आप मेजरमेंट करते हैं ना, जब आप मेजरमेंट करते हैं, इस बात को समझने की कोशिश, जब आप मेजरमेंट करते हैं, जब आप मेजरमेंट करते हैं, पैमाइश करते हैं, पैमाइश करते हैं, जब भी आप मेजरमेंट करेंगे, हमारा जो पहला टॉपिक है मेजरमेंट है। मैं मेजरमेंट के डिफिनीशन में आता हूं, वो आसान है, लेकिन पहले मैं आपको इस मेजरमेंट के लफ्ज से आपको पूरा चैप्टर एक ही सेकंड में, एक ही मिनट में, 2 मिनट में क्लियर करता हूं। जब भी आप मेजरमेंट करते हैं ना, जाहिर बात है, मेजरमेंट में आप कुछ रीडिंग लेते हैं। क्या लेते हैं? कुछ रीडिंग लेते हैं। तो जब आप वो रीडिंग लेते हैं ना, उस रीडिंग में गलती आएगी, उसमें एरर आएगा। उस एरर को हम यहां पर एक नाम देते हैं अनसर्टेनिटी। क्या नाम देते हैं? अनसर्टेनिटी। तो मतलब यह है कि मेजरमेंट के साथ अनसर्टेनिटी को समझना जरूरी है।
जब आप रीडिंग लेते हैं तो इस रीडिंग में आप कुछ हिस्से कुछ डिजिट्स लेते हैं और कुछ डिजिट्स को आप क्या करते हैं, डिलीट करते हैं, इरेज करते हैं। इसमें आप जो इंपॉर्टेंट डिजिट लेते हैं ना, जो आपके मेजरमेंट में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, जो इंपॉर्टेंट डिजिट्स आप लेते हैं, तो फिर उनको आप नाम देते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट वर्ड, सिग्निफिकेंट फिगर्स। फिर आप उनको नाम देते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स का नाम देते हैं। तो भाई मतलब ये है कि मेजरमेंट के साथ हमने समझना है कि रीडिंग किस तरह लेंगे। जब आप रीडिंग लेंगे तो उसमें कुछ हिस्से आप लेते हैं और कुछ आप डिलीट करते हैं। जो इंपॉर्टेंट डिजिट आप लेते हैं उसको आप क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। अब फिर मेजरमेंट किस चीज की होती है? जिस चीज की मेजरमेंट होती है उसको हम नाम देते हैं वर्ड, उसको हम नाम देते हैं फिजिकल क्वांटिटी। उसको हम नाम देते QTY क्वांटिटी, उसको हम नाम देते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिर आपके पास उस फिजिकल क्वांटिटी P.Q, उस फिजिकल क्वांटिटी के मजीद 3 बच्चे हैं। एक को उसके मजीद 3 बच्चे हैं। एक बच्चे को आप कहते हैं बेस क्वांटिटी, दूसरे को आप कहते हैं डिराइव क्वांटिटी और तीसरे को आप कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। और जब इन क्वांटिटीज के नेचर को आप मालूम करते हैं, इनके नेचर को आप मालूम करना चाहते हैं कि इसका रूट कहां से है, तो इसके रूट को समझने के लिए फिर आखिर में आपके पास आखिरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप कहते हैं व्हाट? डायमेंशन। तो समझने की कोशिश करें, जब आप मेजरमेंट करते हैं तो आप रीडिंग लेते हैं। रीडिंग में आप कुछ इनसे डिलीट करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डिजिट्स लेते हैं। उन इंपॉर्टेंट डिजिट को कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। जब भी आप रीडिंग लेते हैं, जब भी आप मेजरमेंट करते हैं तो उसमें गलती जरूर होगी। उस गलती को हम नाम देते हैं अनसर्टेनिटी। लेकिन जिस चीज की आप मेजरमेंट करते हैं उसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। और फिर उस फिजिकल क्वांटिटी के 3 बच्चे हैं, बेस, डिराइव एंड व्हाट? सप्लीमेंट्री। और उन क्वांटिटीज के नेचर को समझने के लिए कि ये क्वांटिटी किस तरह बने हैं, इसका ओरिजिन कहां से, इसकी मिट्टी आपने कहां से उठाई है, तो उनके नेचर को समझने के लिए फिर आप क्या यूज करते हैं? डायमेंशन। ये मैंने आपको 2 मिनट में आपका पूरा चैप्टर, आपको उसका जो लेआउट है या उसका जो स्केच है मैंने आपको बना दिया। ये इस तरह आपके पास इस चैप्टर को हम कवर करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी चैप्टर है। मेन हमने समझना है इसमें कि सिग्निफिकेंट फिगर्स, डायमेंशन, अनसर्टेनिटी, ये मेन इसके 3 टॉपिक्स हैं। लेकिन हम सबको डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। तो थैंक यू सो मच। आज के लिए ये लेक्चर काफ़ी हैं। कल के लेक्चर में इंशाअल्लाह हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट, कि मेजरमेंट कैसे कहते हैं और मेजरमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। तो काइंडली फिर भी मैं आपको बताता हूँ, ये बात बहुत ज़रूरी है। सही है, ये बात बहुत ज़रूरी है कि मेरे बार मैं हर लेक्चर में बताता हूँ कि मेरे चैनल का जो नाम है वो चैनल का नाम है फिजिक्स स्क्वाड। तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इसको आप जितना स्प्रेड कर सकते हैं, सही है, एक तूफान की तरह इसको स्प्रेड करें। सही है, फैलाएं इसको। So thank you so much. See you in next lecture.